अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा पढ़ लो में खुश आमदीद। ENG 506 का लेसन नंबर 22 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। वर्ल्ड इंग्लिशेस एंड लैंग्वेज एक्विजिशन। टॉपिक नंबर 127 वर्ल्ड इंग्लिशेस एंड इंटर लैंग्वेज। इंटर लैंग्वेज क्या होती है? एक मॉडरेट फॉर्म कह लें लैंग्वेज की, या एक बीच की लैंग्वेज कह लें, नाम से जैसे ज़ाहिर है। इंटर लैंग्वेज बेसिकली इसका क्या मतलब होता है? जब कोई लर्नर सेकंड लैंग्वेज सीखता है तो उस सीखने के दौरान में जो एक उसकी लैंग्वेज के दरमियान की फॉर्म आ जाती है ना, उसे इंटर लैंग्वेज कहते हैं। मिसाल के तौर पर हम इंग्लिश सीखते हैं, पर ये कि हम उसमें मुकम्मल तौर पर प्रोफिशिएंट नहीं हो पाए ना, अभी मतलब नहीं हो पाए। हमारी एक दरमियान की लैंग्वेज अभी तक चल रही है। स्पेशली मिडिल क्लास जो होते हैं उनकी एक दरमियान की लैंग्वेज हमारी चल रही है। हम अभी उसके इंग्लिश के प्रॉपर रूल्स नहीं फॉलो कर पा रहे, हम उसको सही तरह उसकी ग्रामेटिकल कंपोजिशन नहीं कर पाते। एक दरमियान की हमारी लैंग्वेज अभी तक चल रही है सीखने के दरमियान। तो ये जो दरमियान की जो स्टेज होती है इसे इंटर लैंग्वेज बोलते हैं। रेफर्स to the intermediate state of our learner's language as it moves from L1 towards the target L2। टारगेट लैंग्वेज कौन सी होती है? टारगेट लैंग्वेज वो होती है जो हमने सीखनी है, हमारी जो टारगेट है कि हमने ये सीखना है, ठीक है। तो उसको सीखने के दरमियान में जो एक दरमियान की स्टेज हमारी आ जाती है, उस दरमियान की स्टेज को इंटर लैंग्वेज कहते हैं। कि ना हम अभी उस पर इतना प्रोफिशिएंट हुए हैं, ना हमारी अभी उस पे इतनी ग्रिप हुई है, बस गुजारे लाइक बोल देते हैं और बना देते होते हैं सेंटेंसेस। तो ये जो दरमियान की जो स्टेज होती है इसे इंटर लैंग्वेज बोलते हैं। ये जी MCQs देख लें, क्योंकि वो ना ऐसे ही सेम टू सेम उठा के दे देते होते हैं। बाज़ औक़ात वो कॉन्सेप्चुअली नहीं पूछते, ज़्यादातर या कॉन्सेप्चुअली नहीं पूछते, सेम टू सेम उठा के दे देते होते हैं। तो फिर इस तरह ना ज़रा मुश्किल होती है। अब ये है इंटर लैंग्वेज इज़ मेटाफोरिकली अ हाफ वे हाउस बिटवीन द फर्स्ट लैंग्वेज L1 एंड सेकेंड लैंग्वेज L2। जब वो ऐसे पूछें तो आपने बोल देना हाफ वे हाउस, ठीक है। तो ये चीज़ जो दरमियान का घर होता है ना इधर के ना उधर के, जो दरमियान का आपका घर है ना, वो आपकी इंटर लैंग्वेज है, ठीक है। अच्छा, ये जी अब एक और MCQs। द मोनोलिंगुअल सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन स्टांस कंसीडर ऑल नॉन नेटिव वैराइटीज़ ऑफ लैंग्वेज एज फेल्ड अटैम्प्ट्स एट लर्निंग। जो पिछले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था कि जो इनर सर्कल वाले हैं या जो नेटिव स्पीकर्स हैं इंग्लिश के, वो ये कंसीडर करते हैं कि जो ये आउटर सर्कल वाले सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन कर रहे हैं ना इंग्लिश की, ये सारी एक फेल्ड अटैम्प्ट्स हैं, ये एरर्स हैं। ये कोई वेराइटीज़ नहीं है, ये एरर्स हैं। तो ये जी आपने देख लेना है कि ये इंटर लैंग्वेज को भी इसी मरहले में लाते हैं, ठीक है। टॉपिक नंबर 128 वर्ल्ड इंग्लिशेस एंड इंटर लैंग्वेज। अब वर्ल्ड इंग्लिशेस के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे। इसमें जो सबसे पहले ये इंटर लैंग्वेज का हाइपोथेसिस क्या आया कि इंटर लैंग्वेज के जो टर्म है ये क्यों आई है, क्या इसका हाइपोथेसिस क्या है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये जी ये समझा जाता है वही जो पहले वाली बात के इनर सर्कल वाले कहते हैं कि जो इंग्लिश की वैराइटीज़ है ना, ये फॉसिलाइज्ड फॉर्म्स हैं स्टैंडर्ड इंग्लिश की। ये कोई वो इंटर लैंग्वेज कह रही हूँ, ये कोई अपने प्रॉपर लैंग्वेजेस नहीं है, ये फॉसिलाइज्ड फॉर्म है, ये प्रॉपर लैंग्वेजेस नहीं हैं। इनको गलत तरीके से सीखा गया है और गलत तरीके से ही आगे सिखा रहे हैं। तो ये जी ये फॉसिलाइज्ड फॉर्म है। इसके अलावा वो कहते हैं कि रिज़ल्ट ऑफ इम्परफेक्ट लर्निंग, के जो आउटर सर्कल वाले हैं ये गलत तरीके से सीखते हैं, इम्परफेक्ट लर्निंग होती है, इसकी वजह से ये वजूद में आती है इंटर लैंग्वेज। ये हाइपोथेसिस है इसका। अच्छा जी, फॉसिलाइजेशन एंड वर्ल्ड इंग्लिशेस। अब वर्ल्ड इंग्लिशेस के कॉन्टेक्स्ट में हम फॉसिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि वर्ल्ड इंग्लिशेस जो टर्म है जो मुख्तलिफ वैराइटीज़ को खुले दिल से लेती है, वो क्या इस टर्म के बारे में सोचती है, कैसे लेती है इस फॉसिलाइजेशन को। वो कहती है कि वर्ल्ड इंग्लिशेस जो है, जो फॉसिलाइजेशन है, वो वर्ल्ड इंग्लिशेस के लिए एक कह लें कि कोई बात नहीं है,
मतलब वो इस चीज़ को किसी खाते में नहीं लाती। वो हमने पिछले भी चैप्टर में पढ़ा था, वो एरर्स नहीं लेती, वो वेराइटीज़ के तौर पर उसे लेती है। तो फॉसिलाइजेशन का तो फिर कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया ना। तो वो फॉसिलाइजेशन इज़ एन एप्ट टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्ल्ड इंग्लिशेस। ये नामुनासिब बात है उसके लिए, मतलब ये उसे किस खाते में, वर्ल्ड इंग्लिशेस किसी खाते में नहीं लाती फॉसिलाइजेशन को, ठीक है। इसके अलावा उसका वर्ल्ड इंग्लिशेस ये कहती है कि जो एक कल्चर होता है उसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस अगर हैं, वो मल्टीलिंगुअल कल्चर है, ठीक है, तो भाई हर लैंग्वेज का एक अलग रोल है उस कल्चर में। आप कौन होते हैं उसे फॉसिलाइजेशन कहने वाले, या जो मर्जी आप उसे एरर्स कहते हैं, वो अपना रोल तो सर अंजाम दे रही है ना उस सोसाइटी में। बेसिक काम तो वो अपना रोल अंजाम दे रही है ना, बस, ठीक है। तो इंग्लिश का भी अगर वो वैरायटी भी है कोई आपकी स्टैंडर्ड इंग्लिश की, तो वो भी अपना रोल अंजाम दे रही है उस कल्चर में, वो अपने पूरे फंक्शंस अदा कर रही है। तो आपको क्या है, आप इसे एरर्स बोल दें, आप इसे फॉसिलाइजेशन बोल दें, जो मर्ज़ी बोल दें, ठीक है। तो ये उनका बेसिकली कहना है, ठीक है। टॉपिक नंबर 129, सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरीज एंड वर्ल्ड इंग्लिशेस। अब जी सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी की कंस्ट्रक्शन कैसे हुई, क्या उसकी बेस थी, किस बेस पे उन्होंने ये थ्योरी कंस्ट्रक्ट की। उन्होंने इमिग्रेंट्स और फॉरेन स्टूडेंट्स को लिया यूनिवर्सिटीज़ में एज अ सोर्स ऑफ डाटा। उनकी लैंग्वेजेस को उन्होंने ऑब्ज़र्व किया, उनसे उन्होंने देखा कि सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन की थ्योरी उन्होंने कंस्ट्रक्ट की उनको उनकी लैंग्वेज को ऑब्ज़र्व करके। बस आपने इसमें ये याद रखना है, ठीक है। फिर अजम्पशंस आ जाते हैं सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन के, कि क्या अजम्पशंस समझे जाते हैं, क्या ख्यालात हैं इसके बारे में। सबसे पहले तो ये समझा जाता है कि अगर कोई लर्नर कोई सीख रहा है तो उसका लर्निंग गोल क्या है, कि उसने नेटिव स्पीकर जैसी प्रोफिशिएंसी हासिल करनी है। वो सीख रहा है तो उसका ये गोल है, तो मुझे नेटिव स्पीकर जैसी प्रोफिशिएंसी चाहिए, इसमें कॉम्पिटेंस उसके जैसा चाहिए मुझे, उसके जैसी कम्युनिकेटिव एबिलिटी चाहिए मुझे, ठीक है। ये उसका लर्निंग गोल है। इसके अलावा वो ये कंसिडर किया जाता है कि सीखना है तो कोई स्टैंडर्ड लैंग्वेज ही सीखनी है, उसका मॉडल ही सीखना है, या ब्रिटिश इंग्लिश या अमेरिकन इंग्लिश, उसका इंटायर रेंज आपने ना रख देनी है। जैसे हमारे एजुकेशनल सिस्टम में क्या कौन सी लैंग्वेज सिखाई जाती है, ब्रिटिश और इंग्लिश लैंग्वेज सिखाई जाती है, और उसका बचपन से ही एक पूरा वो इंटायर रेंज और डेप्थ ना हमें सिखाई जाती है। आहिस्ता आहिस्ता इंस्ट्रक्शंस के ज़रिए रूल्स बताए जाते हैं, रेगुलेशंस बताई जाती हैं हमें। तो जी इनपुट कंप्राइजेज द इंटायर रेंज एंड डेप्थ ऑफ ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश, ठीक है। फिर जी ये आ जाता है कि लर्नर जो है उसके अंदर एक मोटिवेशन होनी चाहिए, एक उसका गोल होना चाहिए, एक अंदर की ना वो इंटीग्रेटिव मोटिवेशन होनी चाहिए सीखने की, कि हाँ ये मेरा मकसद है, मैं इस मकसद के तहत ये लैंग्वेज सीख रहा हूँ। ये अजम्पशंस हैं सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन के, ठीक है। फिर जी ये समझा जाता है कि प्राइमरी लैंग्वेज जो होती हैं लर्नर की, मतलब फ़र्स्ट लैंग्वेज जो होती हैं, वो जो टारगेट लैंग्वेज है उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव ट्रांसफ़र का ज़रिया बनती हैं। मतलब हमारी उर्दू है, हम इंग्लिश सीख रहे हैं, इंग्लिश हमारी टारगेट लैंग्वेज है, तो उर्दू जो होगी वो जी सबब बनेगी हमारे इंग्लिश में पॉजिटिव ट्रांसफ़र का या नेगेटिव ट्रांसफ़र का। पॉजिटिव ट्रांसफ़र क्या होता है, अगर पॉजिटिव ट्रांसफ़र ये होता है कि अगर ये उर्दू की वजह से आपको टारगेट लैंग्वेज में कोई अच्छा सीखने का बदलाव आ रहा है, तेज़ी आ रही है, तो समझे पॉजिटिव है। अगर वो रुकावटें पैदा कर रही है इंग्लिश सीखने में आपकी उर्दू, तो समझे फिर नेगेटिव ट्रांसफ़र है, ठीक है। सिंपल अभी मैंने इसका बताया आपको, इसको सिंपल तौर पर ही समझें, ठीक है। पांचवा इसका ये है कि डिफरेंस फ्रॉम स्टैंडर्ड इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश से अगर कोई हट के कोई बोल देता है ना इंग्लिश, तो उसे तो फेल्ड अटैम्प्ट समझा जाता है। मतलब इंटर लैंग्वेज को फेल्ड अटैम्प्ट समझेंगे। यहाँ तो आपको पूरी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, दरमियान की तो आप बोल ही नहीं सकते। डिफरेंस फ्रॉम स्टैंडर्ड ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश अमाउंट टू फेलियर, फॉसिलाइजेशन और प्रैग्मेटिक फेलियर। हाँ जी वही बात हो गई, उसे फॉसिलाइजेशन बोल देते हैं या प्रैग्मेटिक फेलियर बोल देते हैं, अगर आपको सही तरह नहीं
रही, प्रोफिशिएंसी नहीं है आपको स्टैंडर्ड ब्रिटिश पे और अमेरिकन इंग्लिश पे, ठीक है। सक्सेस इन सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन, उनका कहना है, ये MCQs भी देख लें, 5% ऑफ लर्नर्स आर एक्सपेक्टेड टू अचीव नेटिव कॉम्पिटेंस इन L2। 5% जो होते हैं वो प्रोफिशेंट हो पाते हैं सेकेंड लैंग्वेज में। उसके अलावा अगर कोई उसके अलावा प्रोफिशेंट नहीं है और आप इंटर लैंग्वेज यूज़र्स हैं तो समझे वो फेल्ड अटैम्प्ट ही समझते हैं, आपको इंटर लैंग्वेज के उसमें समझते हैं, आपको मुकम्मल तौर पर प्रोफेशन नहीं समझते, ठीक है। टॉपिक नंबर 130, रियलिटीज़ ऑफ सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग इन वर्ल्ड इंग्लिश कॉन्टेक्स्ट। अब हम रियलिटीज़ पढ़ेंगे कि असल में होता क्या है आउटर और एक्सपेंडिंग सर्कल्स में। सबसे पहले तो ये कि आप जिससे बात करते हैं वो भी नॉन नेटिव ही होते हैं, नॉन नेटिव इंटरलोकेटर्स होते हैं। आपके जो इर्द गिर्द माहौल होता है वो नेटिव नहीं होता, जो जिससे आप बात करते हैं वो भी नॉन नेटिव ही होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये रियलिटी है कि जो नेटिव इंग्लिश के नॉर्म्स हैं उन्हें अक्सर ही अनफेवरेबली लिया जाता है, मतलब इतना कोई उन्हें ना अप्रिशिएट नहीं किया जाता या इतना फॉलो नहीं किया जाता उनको। बस बंदा मुसीबत ही समझता है कि ये क्या है, यहाँ पे वाज लगा दिया है, यहाँ पे वर लगा दिया है, तो इस तरह के सीन हो जाते हैं। ये रियलिटी है। इसके अलावा जो आपकी इनपुट है जो आप इंग्लिश सीख रहे हैं वो भी देसी ही है, वो कोई क्या कह लें कि आपको नेटिव तरीके से या नेटिव टीचर्स नहीं सिखा रहे, आपको देसी लोग ही सिखा रहे हैं और देसी इंग्लिश, लोकल इंग्लिश ही आपको सिखाई जा रही है। आपके टीचर्स देसी हैं, आपके पीयर्स, आपके जो दोस्त वगैरह इर्द गिर्द हैं वो आपके देसी हैं, वो भी लोकल इंग्लिश ही बोलते हैं। आपका जो मटेरियल आपको सिखाया जा रहा है वो भी लोकल इंग्लिश ही है, आपको उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसफ़र करके ही बताया जा रहा है, आपको डायरेक्ट कोई वो उसकी इनपुट नहीं मिल रही कि कैसे इसके रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जी ये है कि आपके जो कल्चर में मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस के ज़ख़ीरे पाए जा रहे हैं, सेवरल लैंग्वेजेस इन द लिंग्विस्टिक रेपर्टोयर। आपका कल्चर मल्टीलिंगुअल है, ठीक है। जहाँ पे मल्टीलिंगुअल हो जाता है जो कल्चर, वहाँ पे आप किसी एक लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट नहीं हो सकते मुकम्मल तौर पर, ठीक है। मुख्तलिफ आपके ज़ख़ीरे मौजूद हैं लैंग्वेज के। इसके अलावा आपकी हर लैंग्वेज का एक अलग फंक्शन है। किसी को आप किसी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, किसी को आप किसी सिचुएशन में यूज़ करते हैं, ठीक है। इर्रेलेवेंस ऑफ आइडियल बिलिंगुअलिज्म, ये रियलिटी है कि ये नहीं कंसीडर किया जाता कि आपको 2 लैंग्वेजेस आती हों और आप दोनों में प्रोफिशिएंट हो, आप वो काम सर अंजाम दे रहे हैं उसके ज़रिए, लोकल से आप काम सर अंजाम दे रहे हैं, डेली रूटीन के आप काम सर अंजाम दे रहे हैं उसके ज़रिए, तो बस ठीक है। इर्रेलेवेंस ऑफ आइडियल, ठीक है। इसके अलावा जो इंग्लिश का अब आ जाता है, इंग्लिश जो है आपके कॉन्टेक्स्ट पे बेस करती है उसके फंक्शन आपकी सोसाइटी में। हम पाकिस्तान या अपने आउटर एक्सपेंडिंग सर्कल के बारे में बात करें, फंक्शंस ऑफ इंग्लिश यूनिक टू द कॉन्टेक्स्ट। आप का जो जिस सिचुएशन में आप होंगे उस पे बेस करेगा कि आप इंग्लिश कैसी बोलते हैं, क्या वो आप उस सिचुएशन में बोलेंगे भी या नहीं, ठीक है। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट पे बेस करती है। सर्व्स एज अ हाई वेराइटी इन अ डिग्लॉसिक सिचुएशन, हाँ जी वही बात आ गई। एक तो हो गया ना, डिग्लॉसिक सिचुएशन ये होती है कि मुख्तलिफ़ सेटिंग्स को आप कह लें कि बिज़नेस सेटिंग्स में अगर बहुत हाई फॉर्मल सिचुएशन है तो आप वहाँ पे फॉर्मल इंग्लिश यूज़ करेंगे, ठीक है। एक वही अगर आप दूसरे माहौल में हैं, दोस्त वगैरह बैठे हुए हैं, तो मे भी आप उसे देसी तौर पर लोकल इंग्लिश यूज़ करें, ना आप इतनी प्रोफिशिएंट यूज़ करें। और ये भी हो सकता है कि आप खाली उर्दू यूज़ करें या अपनी दूसरी लैंग्वेज यूज़ करें। तो ये होता है, ये इंग्लिश का जो होता है कॉन्टेक्स्ट पे बेस करता होता है, ठीक है। उसके फंक्शंस आपके कॉन्टेक्स्ट पे बेस करते होते हैं।
इसके अलावा हमें पता है ये एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ होती है, हमारे हाई कोर्ट्स में यूज़ होती है, हमारी एजुकेशन में ये है, ठीक है। ओवरलैप विद अदर लैंग्वेजेस इन ऑन इनफॉर्मल सिचुएशंस। ये बात आ गई इनफॉर्मल सिचुएशंस कौन सी होती हैं, जब आप अपने दोस्त यारों में अपने कंफर्टेबल जोन में जो बैठे होते हैं, कंफर्ट जोन में जब बैठा होते हैं तब आप इनफॉर्मल होते हैं, ठीक है। तो ये कहते हैं कि वो उन लैंग्वेजेस के साथ भी ओवरलैप करती है। आप कभी उन सिचुएशन में देसी सी इंग्लिश बोल देते हैं तो ये आपके कॉन्टेक्स्ट पे बेस करती है, ये रियलिटीज़ हैं इंग्लिश की, ठीक है। टॉपिक नंबर 131, acquisition of English in outer and expanding circle. In applicability of second language acquisition to world English. एक तो मुझे समझ नहीं आती, एक टॉपिक में अपनी बात कहते हैं, अगले टॉपिक में उसी बात की नफ़ी कर देते हैं, हद हो गई वैसे। अच्छा जी, अब सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन की इन एप्लीकेबिलिटी वर्ल्ड इंग्लिश पे क्या है कि मतलब इस सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन को ना इनकैपेबल बोल दिया गया है वर्ल्ड इंग्लिश में। एक तरफ वो कहते हैं वर्ल्ड इंग्लिश वाले वेराइटीज़ के तौर पर लेते हैं और दूसरी तरफ अब इसे इनकैपेबल भी बोल दिया है। अब उसकी बेस क्या दी है, इसकी रीज़न क्या दी है उन लोगों ने, गैप बिटवीन क्लासिकल सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन पैराडाइम एंड लर्निंग ऑफ इंग्लिश इन आउटर एंड एक्सपेंडिंग सर्कल। उनका कहना है कि वर्ल्ड इंग्लिश ने जो एक मॉडल बनाया हुआ है ना सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन का, जो उसका क्लासिकल पैराडाइम है सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन का, उसमें बहुत गैप है। सेकेंड जो ये आउटर और एक्सपेंडिंग सर्कल वाले जैसे सेकेंड लैंग्वेज सिखाते हैं ना, बहुत गैप है उसमें और उस क्लासिकल पैराडाइम में। तो इस हवाले से ये इनकैपेबल है सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन वर्ल्ड इंग्लिश के कॉन्टेक्स्ट में। बस इस टॉपिक में आपने यही याद रखना है, बस यही है फ़िलहाल। इसके अलावा आउटर एक्सपेंडिंग सर्कल आगे उन्होंने कॉन्टेक्स्ट बता दिया है। ये हम सब ने पीछे से इतनी बार पढ़ते आ रहे हैं कि आउटर एक्सपेंडिंग सर्कल में कैसे लैंग्वेज सिखाई जाती है, क्या कल्चर होता है, क्या नहीं होता, क्या उसमें कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हमें दी जाती हैं, कितनी नहीं दी जाती हैं, हम सब ने पढ़ा हुआ है। तो आपने बस ये एक बार रीड आउट कर लेना है, कोई इतना ख़ास समझाने वाला नहीं है ये। टॉपिक नंबर 132, एक्विजिशन ऑफ इंग्लिश इन आउटर एक्सपेंडिंग सर्कल। अब जी, इंटीग्रेटिंग वर्ल्ड इंग्लिश इनटू सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन पैराडाइम के जो वर्ल्ड इंग्लिश ने क्या किया, सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन पैराडाइम जो उसका है क्लासिकल पैराडाइम, उसके अंदर उसने किस किस हवाले से जो है थ्योरीज इकट्ठी की हुई हैं। उसके नीचे थ्योरी कंस्ट्रक्शन टू कंसीडर कि अब कोई सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन सीखेगा, कोई सेकंड लैंग्वेज लेगा तो किस कॉन्टेक्स्ट में लेगा, क्यों लेगा, क्या थ्योरी, किस थ्योरी की बेस पे वो लेगा। तो थ्योरी कंस्ट्रक्शन टू कंसीडर मल्टीलिंगुअलिज्म, ये कंसीडर किया जाए इस पैराडाइम में कि वो जो कॉन्टेक्स्ट हो सकता है, जो यूज़र हो सकता है, मल्टीलिंगुअलिज्म उसमें कंसीडर किया जाए, फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज कंसीडर की जाए, लैंग्वेजेस, क्रिएटिव पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन लिंग्विस्टिक बिहेवियर उसमें कंसीडर किया जाए। मतलब ओवरऑल ये कि वो जो अपने जो यूज़र्स होंगे उनके डिफरेंट लैंग्वेजेस को कंसीडर किया जाए, उस हवाले से उसे सेकंड लैंग्वेज सिखाई जाए। उनके जो लैंग्वेजेस हैं वो जो जिस कल्चर में वो सीखते हैं या वो जिस कल्चर में बोलते हैं, वो लैंग्वेजेस उस कल्चर में क्या क्या सरंजाम देती हैं चीज़ें, उनके फंक्शंस कंसीडर करें आप इसमें सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन में। इसके अलावा उनके जो लैंग्वेज बोलने के तरीके हैं, बिहेवियर हैं, आप उसको कंसीडर करें, कितने पोटेंशियल है ह्यूमन लिंग्विस्टिक बिहेवियर में उनके, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आप उसमें कंसीडर करें इस पैराडाइम के नीचे। फिर जी आज तो कहते हैं चेंजिंग सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन सिनेरियो। सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन के सिनेरियो जो बने हुए हैं पहले से उनको चेंज करें। क्या हैं जी, सम स्कॉलर्स एंड लिंग्विस्टिक्स सजेस्ट द फॉलोइंग। कुछ स्कॉलर्स और लिंग्विस्ट ने ये सजेस्ट किया कि जी आप जो इंडिजिनाइज लैंग्वेज है यूज़र्स की, जो उनकी देसी लोकल इंग्लिश है या दूसरी लोकल लैंग्वेजेस हैं, आप उसे एक एक्विजिशन की टाइप के तौर पर ले लें कि उसके ज़रिए आप सिखाएं उन्हें दूसरी लैंग्वेज। जैसे कि इधर से हमारी उर्दू को सिखाया जाता है हमारी इंग्लिश के लिए, हम
अब मैं क्या मिसाल दूँ, वर्चुअल यूनिवर्सिटी के तकरीबन सारे जो हैं वो इंग्लिश में है लेक्चर्स, जो उनके ऑफिशियल लेक्चर्स हैं, ठीक है। तो बच्चों को क्या होता है, बच्चों को समझ नहीं आती कि ठीक है। तो जब तक हम उर्दू में नहीं सीखेंगे, अपनी उर्दू लोकल लैंग्वेज में नहीं एक चीज़ को समझेंगे, हमें कैसे दूसरी लैंग्वेज में वो समझ आ जाएगी। तो उन्होंने यही कहा है कि आप इंडिजिनाइज लैंग्वेज को एज अ टाइप के तौर पर ले लें सिखाने के लिए, ठीक है। फिर जी ये कि न्यू पर्सपेक्टिव्स ऑन सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन, कुछ नए आप तरीक़ेकार कर लें, कुछ नए पर्सपेक्टिव डाल लें सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन में। फिर एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ स्टेबल वेरिएशन रैदर देन ट्रीटिंग देम एज अ एरर्स, कि आप ये जो वेरिएशंस आ रही हैं इंग्लिश की या दूसरी लैंग्वेजेस की, आप इसे एरर्स के तौर पर ना लें, आप इसे वेरिएशंस के तौर पर लें, ठीक है। जैसे कि पहले भी हम पढ़ चुके हुए हैं, नेटिव स्पीकर्स टू बी मोर टॉलरेंट एंड एक्सेप्टिंग, नीड टू इंक्रीज फेमिलियरिटी विद इंटरनेशनल इंग्लिश, वही घिसी पिटी बातें जो पहले भी हम पढ़ चुके हुए हैं। अच्छा, अब आगे है सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरीज टू कंसिडर रिसर्च ऑन द एक्विजिशन एंड यूज़ ऑफ IVES। ये IVES क्या है? IVES है इंडिजिनाइज्ड वेराइटीज़ ऑफ इंग्लिशेस। उनका कहना है कि जो सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन की आप थ्योरीज़ दे रहे हैं ना, ये आप कंस्ट्रक्ट जो कर रहे हैं थ्योरीज़ या जो पर्सपेक्टिव आप इनमें डाल रहे हैं, आप उन्हें यूज़ करें रिसर्च करने के लिए इन लोगों की, आउटर सर्कल वालों की या इनर या आउटर सर्कल वालों की या एक्सपेंडिंग सर्कल वालों की इंडिजिनाइज्ड वेराइटीज़ को रिसर्च करने के लिए, ठीक है। बस शुक्र है ये चैप्टर ख़त्म हुआ। बहुत ही फजूल चैप्टर है वैसे। इसी के साथ होता है हमारा लेसन ख़त्म। अपना ध्यान रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।